गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 7 पढ़ रहे थे, खंड व से, है ना, राष्ट्रवाद, जिसमें हम लोगों ने कल ये पढ़ा थे कि राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक कौन कौन से तत्व होते हैं, है ना। तो पहला इसमें दिया था समान विश्वास अथवा एकत्व की भावना होनी चाहिए, है ना। दूसरा था भौगोलिक एकता, तीसरा था समान इतिहास और चौथा था इसमें सांस्कृतिक एकता, है ना। पांचवा भी हम पढ़े थे धर्म की समानता। आज हम पढ़ेंगे छठवां साझे आदर्श व मूल्य। ठीक है, देखते हैं। हालांकि अपना भू क्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है ना। यहाँ पे बोले कि साझे आदर्श व मूल्य, मतलब कि अपना जो भू क्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान है ना, वो लोगों में क्या है, लोगों में एक होने, है ना, लोगों में एक होने का क्या करता है, ये बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया, है ना, और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है। ठीक है, जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है। राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, और असल में ये ही वे शर्तें हैं जिसके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को क्या करते हैं, ये बताते हैं। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही क्या है, किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है ना। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सहनागरिकों के प्रति, है ना, अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सहनागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र क्या हो जाता है, मजबूत ही होता है। हम यहाँ तक कह सकते हैं आपसी जिम्मेदारियों के इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। ठीक है, सातवां इसमें समान राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं। तो आधुनिक युग में समान राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं भी राष्ट्र जीवन के विकास में बहुत अधिक सहायक हुआ करती है ना। एक ही शासन के अंतर्गत रहते हुए देशवासियों में एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है ना, और समान राजनैतिक आकांक्षाओं को संसार में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने की दृष्टि से कठिन परिश्रम नागरिकों द्वारा त्याग और बलिदान एवं कष्ट सहन करने की प्रेरणा देती है। सन 1949 में चीन की क्रांति के बाद, है ना, सन 1949 में क्या था, चीन की क्रांति के बाद उसकी प्रगति का कारण समान राजनैतिक आकांक्षाएं ही रही है। अंग्रेजों के शासन काल में स्वतंत्रता प्राप्ति की समान राजनैतिक आकांक्षा ने ही भारतीयों को बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने की क्या दी, यहाँ पे उन्होंने प्रेरणा दी थी। उसका महत्व भी स्पष्ट है। देखो यहाँ पे निष्कर्ष है कि राष्ट्र से तात्पर्य एक ऐसे मानव समूह से है ना, राष्ट्र से तात्पर्य क्या बोले, एक ऐसे मानव समूह से है जो वंश, क्षेत्र, भाषा या धर्म की विभिन्नताओं के बावजूद समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण आपसी एकता के बंधन में बंधे होते हैं और किसी विशिष्ट देश को अपनी मातृभूमि या पितृभूमि या पवित्र भूमि मानते हैं। ऊपर कुछ स्थितियों की पहचान की गई है जिनके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। हमने यह भी देखा कि क्यों लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्शों के आधार पर गढ़ते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गया है कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं क्या हैं, आगे के 2 खंडों में हम इस प्रश्नों का विचार करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय और आत्मनिर्णय। तो राजनीति के विद्वानों और राजनेताओं
दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय या राष्ट्र का यह प्राकृतिक अधिकार है कि वह एक स्वशासित राज्य हो। क्या हर एक राष्ट्रीय समुदाय एक प्रभुत्व संपन्न राज्य बनने का हकदार है। फ्रांस के शासक नेपोलियन प्रथम की युद्ध में पराजय के बाद सन 1814 में वियना कांग्रेस की बैठक शुरू हुई जो जून सन 1815 तक चली। वियना कांग्रेस में लिए गए फैसलों से विभिन्न देशों की सीमाओं में अत्यधिक उल्लेखनीय बदलाव आया। वियना कांग्रेस के समय से ही यूरोप की राजनीति में एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत प्रभावी रहा। इस सिद्धांत को प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ। अधिकांश राजनेताओं के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय का अपना एक पृथक राज्य मतलब एक अपना अलग राज्य होना चाहिए। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया जो कि पहले विश्व युद्ध से अधिक भयानक थी। इस युद्ध के दौरान अटलांटिक चार्टर की घोषणा करते समय मित्र राष्ट्रों ने एक बार फिर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन किया और युद्ध समाप्ति के बाद स्थापित हुए संयुक्त संघ के चार्टर में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप बड़ी तेजी के साथ दिया गया। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का महत्व देखेंगे, ठीक है। तो आत्मनिर्णय सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं, है ना। पक्ष मतलब महत्व वही है। पहला इसमें दिया उन्नति की दृष्टि से अधिक उपयुक्त, मतलब एक राष्ट्र क्या है, एक राज्य स्थापित होने से उस राज्य के निवासियों में एकता, राष्ट्रभक्ति, पारस्परिक स्नेह और भाईचारे की भावना सरलता से स्थापित हो जाती है ना। अतः ऐसे राज्य के निवासियों में आपसी झगड़े आदि नहीं होते, है ना। ऐसे राज्य के निवासियों में आपसी झगड़े आदि नहीं होते और उस राज्य की उन्नति सरलता से होती है। राज्य के सभी निवासी उन्नति और विकास में बराबरी से भागीदार बनते हैं और इसके विपरीत अनेक राष्ट्रीय राज्य में ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना और खींचतान बनी रहती है जिससे उन्नति का मार्ग क्या हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। दूसरा इसमें दिया है अल्पसंख्यकों की समस्या नहीं रहती। एक राष्ट्र वाले राज्य में, है ना, एक राष्ट्र वाले राज्य में अल्पसंख्यक नहीं होते और इसलिए राज्य की अल्पसंख्यकों की पेचीदा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अल्पसंख्यक मतलब छोटी जाति, है ना, और फलस्वरूप राज्य की पैक शक्ति व्यर्थ के पचड़ों में खर्च न होकर राष्ट्र और राज्य की उन्नति में लग जाती है और राष्ट्र थोड़े समय में क्या हो जाता है, थोड़े समय में ही बहुत अधिक प्रगति कर लेता है ना। तीसरा इसमें स्वतंत्रता का चार्टर और साम्राज्यवाद का शत्रु। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत प्रत्येक राष्ट्र को अपना भाग्य निर्णय करने और उसका निर्माण करने का अधिकार देता है ना। अतः उसे स्वतंत्रता का चार्टर कहना पूरी तरह सही है। इस सिद्धांत को संपूर्ण विश्व पर लागू करने से संसार का प्रत्येक भाग स्वाधीन हो जाएगा और साम्राज्यवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्वतंत्रता का चार्टर साम्राज्यवाद का इस शत्रु बताया जा रहा है इसको, ठीक है। चौथा इतिहास द्वारा पुष्टि। तो ऐतिहासिक घटनाओं से भी इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। 20वीं शताब्दी में अफ्रीकी एशियाई देशों में जो स्वाधीनता की लहर उठी उसका आधार राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत ही था। अतः इस सिद्धांत की सहायता से ही भारत, आयरलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंत में अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को प्राप्त करने में वो क्या हो गई, सफलता प्राप्त की। पांचवा इसमें दिया प्रतिनिधि शासन के लिए अधिक उपयोगी। तो एक प्रतिनिधि शासन या लोकतंत्र के लिए भी राष्ट्रीय राज्य अधिक अनुकूल और उपयोगी होता है। प्रतिनिधि शासन या लोकतंत्र की सफलता के लिए राज्य के निवासियों में अधिक से अधिक एकता आवश्यक है। एक राष्ट्रीय राज्य में ऐसी एकता सरलता से विद्यमान होती है क्योंकि उनके आपसी हित एक जैसे होते हैं। छठवां इसमें दिया है शक्ति संपन्न राज्य। तो एक राष्ट्रीय राज्य अनेक राष्ट्रीय राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है
है ना, उसके सभी नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना बहुत गहरी होती है और देश पर संकट आने के समय उसके सभी नागरिक देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं, सभी तरह का बलिदान करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं और आंतरिक रूप से उस राज्य को कोई खतरा नहीं होने पाता। इस दृष्टि से इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है।